नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। बाजार में मंदी का जो माहौल चल रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेना बड़ा कठिन है। इसीलिए अपनी खास सीरीज में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस स्लो डाउन में भी सही स्ट्रैटेजी अपनाकर आप कर सकते हैं ज्यादा कमाई। अब तक हमने आपको ये बताया कि कैसे छोटी छोटी बातें याद रखकर आप बड़ी बचत कर सकते हैं और किस तरह आपका बचत खाता और बैंक एफडी आपके लिए साबित हो सकती है फायदेमंद। आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की और अपने पीपीएफ अकाउंट से आप किस तरह फायदा उठा सकते हैं। ये समझाने के लिए मेरे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन। रुंगटा, हर्ष, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही पूछना चाहेंगे आपसे कि स्लो डाउन के माहौल में पीपीएफ एक निवेश के लिए बेहतरीन विकल्प कैसे है? वेल कविता, दो तीन कारण हैं। पहली बात है कि पीपीएफ एक टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट है। तो जो भी आप निवेश करते हैं उस पे जो इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेट होता है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता। दूसरा पार्ट है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो जो आपकी इनकम है उसमें से 1 लाख रुपीस तक की जो लिमिट है वो आपकी माइनस हो जाती है फ्रॉम द टोटल इनकम। तो आप टैक्स भी जाहिर है बताते हैं। अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमने टैक्स फ्री इनकम की बात की। इसमें जो करंट फाइनेंशियल ईयर 13-14 का जो ब्याज दर है वो है 8.7% टैक्स फ्री। तो अगर हम एक 30% टैक्स स्लैब के कोई भी इंसान को देखें तो उनमें ये 11-12% तक चला जाता है प्री टैक्स। अब दूसरी बात रही कि इंटरेस्ट रेट क्यों जरूरी है ये समझना कि हम बात करते हैं कि हमें स्टार्ट अर्ली। सो हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट जो पीपीएफ में अभी जो इम्प्लाई होता है वो है 8.7%। वो अभी वेरिएबल कर दिया गया है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 11-12। उसके पहले ब्याज दर आप जानते होंगे कि 8% पे वो लगभग फ्रीज हो गया था। अभी ये 10 इयर्स गवर्नमेंट के जो बेंचमार्क बॉन्ड्स हैं उनसे बेंचमार्क से रिलेट कर दिया गया है। सो जो आपका एवरेज यील्ड है प्रीवियस ईयर का उससे 0.25% ज्यादा मिलता है। बिल्कुल। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस दैट यू कैन देख। एक इंसान को ये प्रोविजन जो 1 लाख की पूरी लिमिट डेफिनेटली यूज करनी चाहिए। अब एक चीज हमने देखा है कि नॉर्मली टैक्स बेनिफिट लेने के लिए एक माइंडसेट होता है कि आप जैन, फेब और मार्च के क्वार्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। हमारा इन्वेस्टर से यही कहना है कि आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो तुरंत करिए। इसके दो कारण है। एक है कि जो उसमें इंटरेस्ट है वो मंथली कैलकुलेट होता है, वो तुरंत शुरू हो जाता है। दूसरी बात है जब आप मार्च में इन्वेस्ट करेंगे, आप क्योंकि इंटरेस्ट रेट वेरिएबल हो गए हैं, अप्रैल 2014 में ये ब्याज दरें वापस चेंज होंगी, कीपिंग इन माइंड जो करंट फाइनेंशियल ईयर के एवरेज यील्ड्स हैं 10 ईयर बॉन्ड्स पे। एवरेज यील्ड ये साल के करीबन 8.10% के आसपास है। अगर हम 0.25% ज्यादा देखते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली 8.7 से कम होने वाला है। बिल्कुल। अगर आपको फायदा उठाना है इस मंदी के दौर में, ये जरूरी है कि आप तुरंत इन्वेस्ट करें और कम से कम इस साल के लिए आप 8.7% ब्याज अपने फ्रीज कर लें। टाइमिंग पर ही मैं बात करना चाहती हूँ। इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग आपकी बहुत सही होनी चाहिए। शायद महीने की 5 तारीख से पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। आप अगर पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं, ये जरूरी है कि आपने जो चेक डिपॉजिट किया है आपके पीपीएफ अकाउंट में वो 5th ऑफ द मंथ के पहले वो क्रेडिट हो जाए, ना कि आपने सिर्फ चेक जमा किया है। बिल्कुल। ये जरूरी है कि आप मैक्सिमम बाय 2nd और 3rd ऑफ द मंथ आप पीपीएफ में चेक जमा कर दें। तो उनमें क्लियरिंग का टाइम अगर है, आपके अगर सेम ब्रांच नहीं है तो आपको क्लियरिंग का टाइम भी मिलता है और आपके अकाउंट में 5th तक ये क्रेडिट हो जाए। क्योंकि अगर आपका 6th को भी क्रेडिट होता है उस पूरे महीने के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे टाइमिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है जहां तक पीपीएफ में आपके निवेश की बात है। और जाहिर तौर पर हर्ष ने भी समझा दिया यहाँ पर आपको स्लो डाउन के इस दौर में पीपीएफ में निवेश एक बहुत ही समझदारी का विकल्प आपके पास है। तो फिलहाल तो बात होगी पीपीएफ में निवेश की, लेकिन कल हम बात करेंगे उन चार्जेस की जिनकी वजह से आपकी सेविंग पर लग सकता है बट्टा। बताएंगे किस तरह आप इन चार्जेस से बच सकते हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। लौट कर बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की और देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। आप बने रहिए हमारे साथ।
रिवॉर्ड मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा। शुरुआत करते हैं दीप नारायण भट्टाचार्य से, मुंबई से ये हमें फोन कर रहे हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए दीप। दीप, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पर लगता है उनकी आवाज हमें यहाँ नहीं आ रही है, लेकिन हर्ष, उनका सवाल हमारे पास है। इनकी उम्र 45 साल है और 10 साल के बाद शायद रिटायर होना चाहते हैं, तो 10 साल के अंदर इन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए। एसआईपी के जरिए क्या ये निवेश कर सकते हैं? किन फंड्स में पैसे लगाएं और थोड़ा रिस्क ये कहते हैं कि ये ले सकते हैं? अगर कविता, हम अगर इनका डेटा देखें तो ये काफी नहीं है अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग इनके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करनी हो तो। कारण ये है कि रिटायरमेंट जो है एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, बहुत ज्यादा सीरियस इवेंट है और इनके पास सिर्फ 10 साल बाकी रह गए हैं। सो आपके पास कोई मार्जिन ऑफ एरर है ही नहीं। अगर आप एक हैपहैज़र्डली अगर कोई प्लान बनाते हैं, 2 साल 3 साल बाद ऐसे रियलाइज होता है कि हमारी सारी डेटा को नजर रखते हुए नहीं बनाया गया है, तो शायद बनाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हमारे साथ दीप फोन लाइन पे भी जुड़ गए हैं। दीप, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना सवाल आप पूछना चाहेंगे हमसे? हाँ जी मैडम। हाँ जी, पूछिए। क्लियर आ जा रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू आस्क। You're most welcome. Tell me. हाँ जी। Actually, my age is around 45. जी. So, what I would like to know that to make a corpus of 1 share in a 10 years time. Okay, what would be the kind of mutual fund or through SIP I would need to invest? जरूर आपको यहाँ पर सजेस्ट करेंगे हम, लेकिन दीप आप ये बताइए, क्या इसके अलावा आपने कहीं भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की है रियल एस्टेट में या कहीं और? हाँ, ऑलरेडी मेरा खुद की फ्लैट्स है और बाकी अदर चीजें हैं जो बिल्कुल लोन फ्री हूँ एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है और जिस तरह की डिटेल्स आपने हमें दी है, आपकी एज 45 इयर्स की है, तो अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो शायद हर्ष, जैसे कि आप भी कह रहे थे, इनके पास ज्यादा समय नहीं है रिस्क लेने का। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये रिस्क ले सकते हैं, हालांकि हमें लगता नहीं है कि 45 साल में अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहें तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि दीप बता रहे हैं इनके पास कुछ और एसेट्स भी हैं, तो अब आप क्या रिकमेंड करेंगे इन्हें? वेल दीप जी, मैंने आपका जो क्वेरी है वो देखा है। अब इसमें मैं आपको 2 चीजें बता दूं। आपने अपना प्रोफाइलिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग जो है वो बताया है कि आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, तो विच रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा कॉशियस होकर चलना चाहते हैं। मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूं। एक, अगर आप 10 इयर्स के लिए इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, 100% इक्विटी 1 ऑप्शन है जिसमें हम 14% रिटर्न्स अज्यूम करते हैं। सो आपको अगर 1 करोड़ कॉर्पस इकट्ठा करना है 100% इक्विटीज में, सो आपको 39 to 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करना होगा हर महीने। यही चीज अगर हम 50% इक्विटी और 50% डेट करते हैं, क्योंकि आपका रिस्क प्रोफाइलिंग मॉडरेट है, सो आपका जो हर महीने का इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 46,000 रुपीज हो जाता है। सो ये हम सिर्फ यही ध्यान रखते हुए कर रहे हैं कि जो आपको 1 करोड़ अक्यूमुलेट करना है वो ये SIP से करना है। बाकी जो आपकी डेटा है, जो आपका घर है या कोई और अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा दीप जी कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर से पर्सनली मिलें, अपने सारे डेटा को नजर में रखते हुए आप एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग करें। रिटायरमेंट, जैसे मैंने कहा, कि एक बहुत ही ज्यादा सीरियस और लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। इसे आप एक अलग अलग नजरिए से ना देखें, एक टोटल पोर्टफोलियो बनाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। अगर आप नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स में रियलाइज करते हैं कि जो आपने इन्वेस्ट किया है वो शायद गलत था, आपके पास बहुत कम टाइम बच जाएगा उसे रेक्टिफाई करने के लिए। सो रीइटरेटिंग, जो मैंने आपसे अभी कहा कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर से मिले। मैं आपको कोई भी स्कीम का नाम अभी नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर मैं आप कुछ फंड में निवेश करना शुरू कर देते हैं और वो आपके गोल्स या रिस्क प्रोफाइल, जो आपका सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, आपकी कोई भी दूसरे जो गोल्स हैं उसे मैच नहीं करता, तो पूरा प्लान आपका हेवायर हो जाएगा। रिटायरमेंट आपका पूरा शायद खराब हो जाए। तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि आप एक पर्सनली एक फाइनेंशियल प्लानर से मिले और अपना प्लान बनाएं। दीप, क्या आपका और कोई सवाल है? नो, फाइन। एक्चुअली मैं एक्सपोज था SIP में। आई इन्वेस्टेड ऑल्सो, गॉट अ गुड रिटर्न, बट नॉर्मली आई टेकन आउट दिस मनी, आई मीन आई दैट रिडीम्ड इट। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता था कि और कुछ ऐसा स्कीम्स है जिसमें आई एम क्वाइट कन्वर्सेंट अबाउट दिस स्कीम्स आल्सो। नहीं, स्कीम्स तो कई सारी है, लेकिन जैसे कि हर्ष ने भी आपको बताया, आपको पर्सनली एक फाइनेंशियल प्लानर से मिलने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ 10 साल की अवधि है आपके पास, तो आप कहीं पे चूक नहीं सकते हैं। आपके पास, आपने कहा है कि रिस्क कैपेसिटी जरूर है, लेकिन वो ज्यादा नहीं है आपके टाइम होराइजन को अगर हम देखें तो।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। तो हर्ष, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग की यहाँ बात हो रही है, 45 की एज में इन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। आमतौर पे रिटायरमेंट की प्लानिंग हमें जल्दी शुरू कर लेनी चाहिए, यही हम भी सजेस्ट करते हैं अपने दर्शकों को। जब हम बात करते हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ, हम बोलते हैं जिस दिन आपने पहला डे ऑफ योर जॉब, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो इफेक्ट आपके लिए इतना आपकी फेवर में काम करता है। आप जो 21 या 22 या 25 की उम्र से आप अगर कोई भी फंड या इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, आप सोचिए उसका जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको रिटायरमेंट तक मिलने वाला है, वो नेचुरली आपको 45 की उम्र से नहीं मिलने वाला। सो यही चीज अगर मैं विदाउट गेटिंग इनटू द कैलकुलेशंस, अगर मैं कहूं कि अगर ये 25 की उम्र में फॉर एग्जांपल शुरू किए होते, तो शायद इन्हें 5 या 6 हजार रुपए ही इन्वेस्ट करना होता है, जो हम बात कर रहे हैं अभी 40-45,000 इन्वेस्ट करने की। सो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दूसरी बात है कि अगर आप एक गोल बना के पहले से सेव कर रहे हैं, तो आपके एक एक्सपेंसेस भी डिसिप्लिन हो जाते हैं। आप फर्स्ट सैलरी से ही आप अगर एक पोर्शन सेट असाइड कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, सो आप अपने खर्चे जो हैं वो खर्चे आप उसी डिसिप्लिन के हिसाब से अपनी पूरी वर्किंग लाइफ मैनेज कर सकते हैं। सो एब्सोल्युटली राइट कि आपको जितना जल्दी हो सके आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू और रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। आपके जो आउटफ्लो रहेगा हर महीने का बहुत ज्यादा कम होगा एज कंपेयर टू जब आप लेट स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अभय चंद का ईमेल आया है, ये पैरामिलिट्री फोर्स में है और इनकी 3 साल की बेटी और 7 साल का बेटा है। उन्हीं के भविष्य के लिए ये निवेश करना चाहते हैं। 5 म्यूचुअल फंड्स में 500 की SIP ये फिलहाल कर रहे हैं और ये निवेश हाल ही में इन्होंने शुरू किया है। ये कहते हैं कि 15,000 से 20,000 प्रति महीना लगा सकते हैं। और तो किस तरह की स्ट्रैटेजी हम इन्हें सजेस्ट करेंगे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए? ये एक पूंजी जमा करना चाहते हैं, रकम जमा करना चाहते हैं, 15,000 to 20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं ये। और नहीं अब अभय जी, अगर हम आपका पोर्टफोलियो देखें, सो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो 500 रुपीज इंटू 5 फंड्स हैं, इतनी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने अपने जॉब प्रोफाइल भी बताई, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं। मैं आपके लिए 2 सुझाव दूंगा। पहला बात यह है कि आपकी फैमिली आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो एक पहलू है कि आप इंश्योरेंस अपना या लाइफ कवर पूरा जो प्रोटेक्शन है उस पर एक नजर डालें। आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपके डेफिनेटली जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिली जाती हैं आपको, कि अगर आपकी ऑन ड्यूटी आपकी अगर डेथ होती है तो आपकी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन अमाउंट रहता है। जहां तक मेरी समझ है, ये चीज जो आपकी रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स की जो सर्विस है वो पूरा पैसा आपको आपकी फैमिली को दिया जाता है। तो आप ये पहले पता कर लें कि कितना अमाउंट ये बनता है, और मेरे हिसाब से आपको अबाउट 1 करोड़ का टोटल कॉर्पस आपकी फैमिली को मिलना चाहिए इन केस आपकी अनटाइमली डेथ हो जाती है। तो जो भी शॉर्टफॉल है आप पर्सनली एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेके, एक टर्म पॉलिसी लेके आप वो गैप को फुलफिल कर सकते हैं। जहां तक आपके इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है, आपके जो बच्चे हैं जिनके लिए आप सेव करना चाहते हैं वो 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के हैं। आपके पास नेक्स्ट 15 इयर्स कंफर्टेबली है जब तक आप ये पैसे जमा करेंगे और जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए करिए। मैं आपको 2 स्कीम्स बता दूं कि आप इन स्कीम्स में आप पैसे डालते रहिए। आपको, क्योंकि आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आप घर पे नहीं रहते हैं, आप ट्रैक नहीं कर सकते, तो आप इन 2 स्कीम्स में करिए और 10 साल तक आपको इन्हें ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला स्कीम जो मैं आपको बता दूं वो है HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप 5,000 रुपया हर महीने का निवेश करिए और बाकी का जितना भी, अगर आप 15,000 करना चाहते हैं तो 10,000 बचता है, और अगर 20,000 करते हैं तो 15,000 रुपया बचता है। तो ये पूरा अमाउंट 10 या 15,000 आप फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान, इन दोनों स्कीम्स में आप निवेश करते रहिए। आप अपनी ड्यूटी बेहिचक, बिना अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में चिंता करते हुए आप अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं और आपको ये फंड्स में ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तरीका है जिससे ये शुरू कर सकते हैं जैसे इन्हें मौका मिले। ऑब्वियसली ये टारगेट बेस्ड कर लें, ये कैलकुलेशन कर लें कितना इकट्ठा होगा, नहीं हो सकेगा तो शायद इन्हें बढ़ाना होगा। ये जो टारगेट बना के चले, ये जैसे उन्हें फुर्सत मिले वो ये चीज कर सकते। बिल्कुल। अब यहाँ पर अभय की तरह ऐसे कई लोग हैं जो डिफेंस फोर्सेस में हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, उन्हें किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए? बिकॉज बहुत सारी सुविधाएं तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलती है, जहां तक PPF की बात है, इंश्योरेंस भी उन्हें दिया जाता है, तो वो किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाएं? कविता, पहली प्रॉब्लम जो एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, डिफेंस फोर्सेस के एग्जीक्यूटिव्स को होती है, वो ये है कि वो घर पे रहते ही नहीं। बिल्कुल। उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे होती है जहां उनके बेसिक फाइनेंसेस और बैंक अकाउंट्स और ये सब जो हम ट्रांसफर की बात करते हैं वही डिफिकल्ट होता है।
सो हम बोलें कि कोई फंड में आप इन्वेस्ट करिए जिसे आपको हर 2 साल में ट्रैक करना होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर वो बॉर्डर पे हैं तो देश की चिंता करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की चिंता करें। सो ये जरूरी है कि उन्हें जो भी प्लान बनाया जाए वो ऐसा बनाया जाए कि उन्हें ट्रैक करने की जरूरत ना पड़े, जो ऑटोमेटिक हो, जो पैसिव हो। इसीलिए आपने हमारे सुझाव में हमने इंडेक्स फंड एक इंक्लूड किया है कि एक पैसिवली मैनेज्ड है, इसमें फंड परफॉर्मेंस या फंड मैनेजर कि कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। अगर आपका इकोनॉमी बढ़ रहा है, विच इज ऑब्वियसली द केस विद इंडिया, तो आपका फंड बढ़ेगा, और अगर घट रहा है तो घटेगा। फंड सिलेक्शन, स्टॉक, कंपनी सिलेक्शन, कुछ भी आपके सब ऑटोमेटेड प्रोसेसेस में है। सो डिफेंस फोर्सेस, पहली बात यह है कि आपको ये पता करना है कि आपका कवरेज कितना है, अगर इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग सर्विस कि कितना अमाउंट मिलता है। और ये ड्यूरिंग सर्विस को आप डिफाइन कैसे करते हैं, अगर इफ नेचुरल डेथ है विच इज नॉट एट द पार्ट ऑफ द कॉम्बैट, तो आपको कितना मिलता है। अच्छा। और जो अगर डिफरेंस है तो उतना पर्सनली एक टर्म इंश्योरेंस तो खरीदना बनता ही है। और बाकी जो सेविंग्स एलिमेंट है, डेट बेस्ड आपका पीपीएफ वगैरह सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। हाँ। जो भी आप पर्सनली बचाते हैं वो इक्विटीज की तरफ करें, तो एक ऑब्वियसली एक अच्छा बेहतरीन पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। एब्सोल्युटली। चलिए, इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा। बढ़ते हैं दर्शक की ओर, नई दिल्ली से आवेश बंसल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार आवेश, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं पूछना चाह रहा था, मैंने जो अभी ज्वाइन किया है एमएनसी फंड में, तो उस बारे में मुझे गाइडलाइन लेनी थी कि मैं किस फंड में पैसा लगाऊं। आपने अभी तक किसी फंड में पैसे नहीं लगाए हैं? नहीं मैम, मैंने इसी महीने से स्टार्ट किया है। एक्सिस बैंक में एक मैंने इन्वेस्ट किया और बिरला के 2 फंड्स में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स हमारे पास हैं। आपने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, बीएसएल इंडिया जेननेक्स और एचडीएफसी शॉर्ट टर्म प्लान में पैसे निवेश किए हुए हैं। 3 साल में ये जानना चाहते हैं कि इनके पास कितने पैसे जुट पाएंगे। वेल आवेश जी, पहली बात, आपने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में निवेश किया है, ये एक अच्छा ईएलएसएस फंड है। सो सिर्फ आप जान लें कि इसमें जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो 80C के अंडर में मिलता है, और 3 साल का लॉक इन होता है फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट दैट यू मेक। तो जो आपने जुलाई में 2013 में निवेश किया है वो आपको जुलाई 2016 में फ्री होगा, और अगस्त 2013 में जो आप करेंगे वो अगस्त 2016 में फ्री होगा। ये अच्छा फंड है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने एचडीएफसी शॉर्ट टर्म फंड भी सिलेक्ट किया है और उसमें निवेश कर रहे हैं आप। ये फंड फिलहाल जो आपने देखा कि आरबीआई ने जो गाइडलाइंस और जो मेजर्स लिए हैं करंट अकाउंट डेफिसिट और रुपये को कंट्रोल करने के लिए, उसकी वजह से ये जो डेट फंड्स हैं उनमें शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी के थ्रू अगर 3 इयर्स तक कर रहे हैं, आप डेफिनेटली कंटिन्यू करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि शॉर्ट टर्म में शायद आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने मिल जाए। तीसरा आपने जो फंड लिया है वो है बिरला सन लाइफ जेन नेक्स्ट फंड। ये जो फंड का जो मैंडेट है वो ये है कि वो उन कंपनीज में निवेश करता है जिसमें एक राइजिंग कंजम्पशन ऑफ द यंग जनरेशन की वजह से जिनको फायदा होगा। सो अगर हम इसका मैंडेट देखें, बहुत ज्यादा ब्रॉड है, और उसमें क्योंकि ऐसा मैंडेट है, इसमें आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी और सन फार्मा जैसी कंपनी भी है। सो मैं आपको सुझाव दूंगा कि इसकी जगह आप अगर एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड लें, सच एज यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड या एचडीएफसी इक्विटी फंड, तो शायद ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बेटर पोर्टफोलियो आपके बन सकता है। सो आप इस तरह से मॉडिफाई करके यू गो फर्दर दैट वे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की और यहाँ पे हमें सुशील ने ईमेल किया है। ये 29 साल के हैं और इन्हें अपना एक बिजनेस शुरू करना है, जिसके लिए 7 साल में ये 40 से 45 लाख चाहते हैं। फिलहाल 22,000 प्रति महीने का निवेश करते हैं, जिसे बढ़ाकर ये 28,000 कर सकते हैं। 6 म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं, जिनमें से 4 इक्विटी फंड्स हैं और 2 टैक्स सेवर हैं। जानना चाहते हैं कि इनका लक्ष्य हासिल हो पाएगा या नहीं। हर समय की कमी है थोड़ी, तो आप क्या सलाह देंगे जल्दी? वेल कविता, अगर हम देखें 22,000 रुपीज जो एग्जिस्टिंगली कर रहे हैं और 14% का इक्विटी से रिटर्न हम एज्यूम करते हैं, तो 40 लाख इनका कॉर्पस बन जाएगा। और अगर ये 28,000 करते हैं हर महीने का, तो ये करीबन 48 लाख तक हो जाता है। सो सिर्फ खाली एक चीज जरूरी है सुशील जी, आप ध्यान में रखिए कि आपको 2 फंड जो है आपके ईएलएसएस हैं। सो मैंने अभी बताया कि उसमें लॉक इन होता है। अगर आपको एक साथ पूरे पैसे चाहिए 7 साल बाद,
तो 4 साल बाद आप ये ELSS फंड्स में निवेश करना बंद करें, क्योंकि नहीं तो आपको एक लमसम में नहीं मिलेगा। पैसे हर महीने आपके रिडीम करने लायक फ्री होंगे, जो आपके पर्पस का सॉल्व नहीं करेगा। तो 4 साल बाद आप ELSS में अपना SIP बंद करिएगा और ओपन एंडेड और रेगुलर इक्विटी फंड्स में निवेश ट्रांसफर कर दीजिएगा। बाकी का इनका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। एब्सोल्युटली, बाकी जो फंड्स इन्होंने सिलेक्ट किया है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज। और मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।